करता है। ये जातिवाद के दलदल में ले जाकर रोज वोटों की बात करते हैं, रोज एक दूसरे से उलझाने की बात करते हैं। तब देश के प्रधान के मुंह से हम विचार सुनने के लिए लालायित रहते हैं कि इस जातिवाद के दंश से माननीय मोदी जी कैसे निपटेंगे। तब वो कहते हैं मैंने 4 जातियां चिन्हित की है जिनको विकास के क्रम में आगे ले जाना है। तो पहली जाति कृषक, दूसरी जाति महिला, तीसरी जाति युवा और चौथी जाति गरीब। जब इस आह्वान को हम अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच ले जाते हैं तो जनता भाव विभोर हो जाती है। वो कहती है कि तमाम दलों ने हमें जातियों के दलदल में डाला है। और आज अगर हम जातियों से दूर रहते हुए विकास की बात करते हैं तब विचार आता है उनको कि नारा तो 1971 में लगा था माननीय सभापति जी गरीबी हटाने का। मनोज कुमार ने प्रभावित होकर पिक्चर भी बना दिया था, रोटी कपड़ा और मकान। न रोटी मिला, न मकान का पता था, न कपड़े के पते थे। गरीबी के दलदल में जूझता हुआ यह देश आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन पहुंचाकर एक विश्वास प्राप्त कर चुका है। माननीय सभापति महोदय, जब मैं देखता हूं अपने संसदीय क्षेत्र में कि शहरों में, गांवों में शहरों की झुग्गी बस्तियां लगभग गायब है, शहरों की झुग्गी बस्तियों में जबरदस्त सुधार हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनने के क्रम और एक विश्वास का क्रम इतना बड़ा है। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना की मोदी की गारंटी वाला गाड़ी जाता है तब लोगों के मन में अभूतपूर्व स्नेह जागृत होता है और लोग एक विश्वास के भाव से देखते हैं कि अब मेरा भी समय आएगा। हम विश्वास से 10 करोड़ जब गैस के चूल्हे गए, मैं माननीय सभापति महोदय देश को बताना चाहता हूं, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में विकसित भारत यात्रा के दौरान हाथ खड़े करवा कर पूछा कि गैस का चूल्हा किसे प्राप्त नहीं हुआ है। लगभग 1 या 2 नाम जिनमें घर का विभाजन आया हो, उसके अलावा कोई खड़ा नहीं होता। सभी के घर गैस का चूल्हा पहुंच गया है, सड़कें गांव-गांव तक पहुंची है, स्कूलों की व्यवस्थाएं बनी है। और जब हम विचार करते हैं, एक समय था माननीय सभापति महोदय कुओं से पानी लाना पड़ता था, पानी दूषित होता था, पाँव में से कीड़े निकल जाते थे। ग्रामीण भारत में सफ़ेद रंग का 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट का कीड़ा जो पाँव में, जिसे देशी भाषा में वारा कहा जाता था, तड़प तड़प कर निकाला जाता था। आज जब दौर आया है विकसित भारत के बनने का, तब मैं अपने संसदीय क्षेत्र के गांव-गांव में चंबल का पानी पहुंचते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूं। जब लोग घरों में रिश्ता बनाते हैं तो पहले जो बहुएं आती थी उन्हें 3 मटका उठाना पड़ता था पीतल का, और बगल में भी 1 मटका लेकर चलना पड़ता था। धीरे धीरे पानी के प्रबंधनों में कुछ सुधार होता रहा, मगर आखिरकार पानी घर तक नहीं पहुंचा। जब शिक्षित भारत अभियान चला, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अटल जी के नेतृत्व में, भारत में हर एक बच्चे को पढ़ने के अधिकार मिले, तब बहुएं गांव में ब्याहने के पहले अपने पिता से कहती है कि पिता मुझे बताओ, जिस गांव में मुझे ब्याह है वहां मुझे पानी तो नहीं लाना पड़ेगा। जब हम सभा में खड़े होकर कहते हैं पाइपलाइनों का जाल बिछ रहा है कई किलोमीटर तक, और हम कहते हैं कि नई बहू अगर घर में आ रही है तो विश्वास से कह दो कि दिसंबर 2024 का वह महीना जब आपके घर पर पीने का पानी घर के अंदर टोंटी के द्वारा चूल्हे पर उपलब्ध होगा, तब हजारों सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भावुक होकर कहती है कि ऐसा प्रबंधन हमने जिंदगी में नहीं सोचा था। माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का परिणाम देश के प्रधान पूर्व देश के लोगों के सामने कहते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूं तो 85 रुपये ही प्राप्त होता है। जब मैं ग्रामीण लोगों से पूछता हूं कि सरकार ने जितना पैसा भेजा है तुम्हें कितना पैसा मिला है, तब हम गर्व से कह सकते हैं कि 34 लाख करोड़ रुपए की बड़ी राशि डीबीटी से ट्रांसफर हुए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए। अगर उसका 15% हम निकाल कर देखें तो वो 5,10,000 करोड़ ही पहुंचता। 28 लाख करोड़ तो घपले में चला जाता, 28 लाख करोड़ तो भ्रष्टाचार में चला जाता, और 28 करोड़ के भ्रष्टाचार में लालायित होकर कई लोग न्याय की यात्राएं कर रहे हैं, कई लोग दीवाने बन रहे हैं कि 28 लाख करोड़ तो उन्हें उनकी पॉकेट में मिलता। आज देश का पैसा बच गया और ये गरीब के घर चल गया। गरीब के घर खुशियों की बहार है, गरीब के घर पर आंगन पर खुशियों की और रंगोली लगी पड़ी है।
हम जानते हैं माननीय सभापति महोदय कि आज हम देखते हैं कि किस तरीके से आज़ादी के बाद जाल में हमें फंसाया गया। गाँव में हम जाते हैं तो यूकेलिप्टिस का पौधा लगा हुआ, बबूल का पौधा लगा हुआ, वृक्षारोपण के नाम पर गांव के लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि इस पर फल कब आएगा। तो मैंने कहा यह तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता पाएंगे कि यूकेलिप्टिस का पौधा वो लाए थे, उस पर फल कब लगेगा। बबूल लाकर खड़ा किया, बकरी हमारा फली खा लेती थी, बकरी दोनों पांव ऊपर करके खड़ी हो जाती है। बोले भैया मेरी बबूल वाली फली कहाँ गई। मैंने कहा वो तो फली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बता पाएंगे कि वो क्यों ले गए। गायों के लिए गाजर घास, देश का कैसा विकास था और आज नक्शा बदल रहा है। हम जानते हैं कि किसानों को 2900 रुपये 2800 रुपये में यूरिया खाद लाकर देना पड़ता विदेशी बाजारों से और उन्हें 266-70 रुपये में उपलब्ध कराना पड़ता है। भारत का फर्टिलाइजर सब्सिडी सेक्टर बहुत बड़े घाटे में खड़ा है। माननीय सभापति महोदय, देश के युवा, देश के वैज्ञानिक जब प्रयास करते हैं तब नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे प्रयास हमारे सामने आते हैं। और माननीय सभापति जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हम विश्वास में जब नैनो यूरिया और नैनो डीएपी और पेस्टिसाइड की बातें होती है, हरित क्रांति के नाम पर जिन प्रदेशों का विकास हुआ, आज वहां कैंसर के मरीजों से भरी गाड़ियां चलती है। आज जब पेस्टिसाइड छींटने का अवसर या यूरिया को प्रतिबंधित करते हुए कितनी गांवों में आवश्यकता, तब मिट्टी परीक्षण जैसा महान काम देश के अंदर खड़ा हुआ है। और ड्रोन के द्वारा हम दीदियां जब ड्रोन के द्वारा दवाई छींटने का काम करेगी तो गांव के किसानों के अंदर बड़ी प्रसन्नता है। मैं प्रसन्न होकर ये कह सकता हूं माननीय सभापति महोदय कि आज देश में चाहे बात सैगोल की हो, चाहे काशी तमिल संगमम की हो, चाहे धारा 370 की हो, चाहे राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की हो, चाहे सेना का एकीकरण का विषय हो, चाहे अबू धाबी में बनने वाले मंदिर का विषय हो, चाहे दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा फहराने का और विषय हो, चाहे वैक्सीनेशन के निर्माण में लगे साइंटिस्टों के प्रयासों का विषय हो, चाहे रक्षा उत्पादों में निर्माण में हम आगे बढ़ गए हो, चाहे नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम और बच्चों को नई शिक्षा नीति से जोड़ पा रहे हो, चाहे गोल्ड का रिजर्व स्टॉक बढ़ा हो, चाहे फॉरेक्स का रिजर्व स्टॉक बढ़ा हो। आज देश में निर्यात करने वाली सामग्रियां 190 देशों को 7500 से अधिक वस्तुओं का निर्यात करके हमने देश को आगे बढ़ाया है। तब हम विचार करते हैं, फार्मूला उनके भी पास था, उन्होंने फार्मूला शायद उनके दामाद को दिया और देश ने फार्मूला लाखों करोड़ों युवाओं को दिया है। और इसलिए हम कह सकते हैं बहुत स्पष्ट से कि प्रयास करने वाले सारे लोगों के मन के जो प्रयास हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे पानी पर तस्वीर बनाने से तस्वीर बन नहीं सकती, जैसे आलू से सोना बनाने से सोना बन नहीं सकता, वैसे ही सिर्फ ख्वाब देखने से तकदीर बन नहीं सकती और तस्वीर बदल नहीं सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं इस आशा विश्वास के साथ कि आज़ादी के यह स्वर्णिम काल के 2047 तक का काल भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रेरणास्पद रहेगा और यह संबोधन माननीय राष्ट्रपति महोदय का युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए आधार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर जी, आपका ये स्पिरिटेड भाषण, वक्तव्य जरूर सबको प्रभावित किया होगा। मैं अभी I request Mr. Kalanidhi. Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the motion of thanks on the President's address, sir. Sir, we all know that it is customary that a President's address, though delivered by the Honorable President, it is basically the government's policy which is being written by the government, and it is only through her that the government's policy is expressed, sir. Why I say that is, to add more evidence to that, our Honorable President, being a scheduled tribe person, has not been able to mention even a single word about the horrors which had happened in the northeast states, sir. And if she had been given an opportunity, I'm sure that she would have been wanting to say at least a word of consolation or a word of confidence to the local people over there. It is sad that this government did not give her an opportunity to even add a single word or a single line in that, to at least console the people of that region, to make them feel that we are also a part of this country and we are not alienated from this country, sir. Sir, having clarified that,
the budget speech, the president's address had a lot of points about development and growth and GDP, sir. So this government has consistently been comparing itself to what has happened in the last 10 years and to the previous 10 years prior to that. So if you look at India, India is a very culturally rich and it has a very long heritage, sir. So if you look at even during the Mughal period, India was considered as one of the richest nations, accounting for something like 25 to 30% of the world's GDP. But subsequently, after the British rule, systematically, the wealth of India had been siphoned off, where the GDP of India came to around 1 or 2% of the world GDP. So having had our independence in 1947, the next 44 years, we had very primitive ways of looking at economy, and those days it was a period of nascent stage where we had to make sure that this freedom, what we had achieved in a peaceful way by our great leaders like Mahatma Gandhi and Nehru and even Subhash Chandra Bose, with all their efforts, we were able to achieve a freedom, but many countries were saying that India will not remain a free nation and soon it will be disintegrated and collapse. But despite that, the initial few decades, for the next 40 years, nation building was the primary motive, and during that period we also had to go through making sure that we have enough agricultural produce, enough milk produce, so we had the Green Revolution, White Revolution, everything happening. It was only in 1991 to 96 when Honorable Prime Minister, then Prime Minister, Mr. P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister, and our Finance Minister was our former Prime Minister Manmohan Singh. During this period, that the economy of the country was opened up. And from then, if you see the growth of India, it has gone in a very successful and very commendable way, sir. If you look at the decadal growth from 1994, in 1994, our GDP was about $300 billion, sir. In 2004, we had touched $700 billion. So that is about 130% of growth, which means 13% annually. That was the growth which happened during the 10 years, sir. Subsequently, between 2004 to 2014, it was around $700 billion. It went up to $2.1 trillion, sir. It was a very impressive 18% annual growth, sir. It was 180% growth during that period. But if you look at what happened between 2014 and 2024, what was $2.1 trillion has only reached $3.3 trillion. I agree that there were big challenges like the pandemic, and there was a war which happened between Ukraine and Russia, which set back the whole world. But despite that, our growth could have been a little bit more promising, sir. But the growth which has happened in the last 10 years is only about 60%, which is annually about 6%, sir. And in the speech, the president had mentioned that the inflation, which was 8% during the 2004 to 2014, has been controlled and it's brought down to 5%. The inflation is 5% now. But you also have to understand that whenever there was such huge growth happening, this inflation also is bound to be higher. And also, this government, they had mentioned that we have elevated 25 crore people out of poverty, sir. I congratulate the government on this. But having said that, in the same note, they also say that 80 crore people have been provided free food. So 80 crore people is about 57% of the total population, sir. So if you're saying that 80 crore people had to be fed during the pandemic, that is understandable. But saying that now that the pandemic is over and we have recovered from it and we are back to normal, saying that we are going to be continuing it for another 5 years, I find it paradoxical, contradictory, saying that you have eliminated poverty, but at the same time you are saying 80 crore people can't afford to buy their own food. So if this is the state of affairs, I really wonder which statement I should take it as the true one. And also, when we are talking about the Citizenship Amendment Act, sir. So we were talking about Citizenship Amendment Act. It is restricted only to 3 countries, sir. As our parliamentary floor leader, Mr. T.R. Balu, had also mentioned, we have sadly forsaken the Sri Lankan Tamils, sir. There are more than 1 lakh Tamils who are there in India for more than 40 years, sir. From 1983, these people have been here, where they have had children over here, and none of them are given any of the facilities of this country, and we have kept them as refugees for the past 40 years. They have been denied certain educational opportunities. Act, I'm sorry, sir? The Citizenship Amendment Act, yes, sir, was more on religious persecution.
Sir, this persecution was also on religious and linguistic, sir. You have to understand that Buddhism was the main religion in Sri Lanka, and they had also said that non-Sinhalese speaking people should not be staying here, and I am sure that you will be aware of the horrors that they went through, sir. In 1983, in the Black July, the number of people who were murdered, tortured, and even subsequently the horrors which have befallen them, it makes me shudder to even think about that, sir. Because when I was studying in 10th standard, this happened. And I remember that as a 10th standard student, it was announced as a public holiday on the day these horrors happened. And usually when we are kids, we enjoy every day whenever there is holiday. But on that day, every classmate of mine, we all had tears listening to the horror stories which had been perpetrated on the Tamils in Sri Lanka, sir. So I request this government to ensure that a suitable amendment be made where all these people, that 1 lakh people who are here, they are all living in camps over here, sir. That they all be considered and citizenship be given. Sir, 2 prime ministers had signed an accord, sir. Former Prime Minister Madam Indira Gandhi and Mr. Rajiv Gandhi, both of them have signed an accord saying that citizenship will be given, and they have been deprived of that, and they have been living in very, very pathetic conditions, despite our Tamil Nadu government trying to do the best for their relief, sir. Sir, also this government had come out with announcement saying that girls' marriage age should be fixed at 21. Sir, I probably think it is a commendable decision, sir, because that would reduce the incidence of maternal mortality and infant mortality, all those things. But having said that, we have to understand that children are going to be finishing their +2 at the age of 17. So for the next 4 years, what are the parents going to be doing with the girls? So taking this into consideration, our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, has brought in a new system, a scheme, where any student, a girl student, who finishes her +2, and if she goes to college, she is incentivized where she is given every month 1,000 rupees, sir. This will encourage more and more women to go in for graduation. So I hope that the government, while having this kind of a law saying that marriage age is at 21 for ladies, I think they should also consider giving some kind of incentives so that these girls will be able to do something purposeful and be able to educate themselves so that even employment opportunities will be better for them, sir. So similarly, in Tamil Nadu has been a forerunner in many of the schemes, sir. If you look at the noon meal scheme, it was initially started by our great leader, Mr. Kamraj, and subsequently it has been refined and made better. So this noon meal scheme has ensured that malnutrition among children is reduced. But despite that, we found that people were going to schools only during the lunchtime because the parents will say that lunch is being served at 12:30, so you go there at 12 o'clock. So to overcome that and also to ensure that adequate nutrition is provided, breakfast scheme for school children in the primary schools, up to 5th standard. So I think this government... Midday meal started from Tamil Nadu. Midday meal started from Tamil Nadu, so yes, I am aware of that. I told you that Kamraj was the first person who had started it. So having been a forerunner on this midday meal scheme, I would request that the government consider a similar program for a breakfast scheme also for children. This will ensure that students spend at least 3 to 4 hours in the school, sir, so that people don't come only during the noon time and have their lunch and go. So this will also increase if you see a lot of schools, their mathematics skills and all those things are not up to the mark. This is what a study has shown. So if this is implemented, I'm sure that it will help in these people getting into schools also, sir. And this government also claims that they are giving so much of importance for scheduled caste, scheduled tribe and OBC students for their education. But sadly, 4 days back, UGC, University Grants Commission, they had come out with a circular saying that reservation of SC, ST and OBC can be left alone if adequate number of students have not joined this. So that was a news which had come, sir. I don't know if it is true or false, but I feel that this should not be implemented, and it should be the government's decision to ensure. To clarify. चेयरमैन सर, वो जो न्यूज़ जिसका यूजीसी के चेयरमैन की जगदीश कुमार जी का नाम लेकर के कह रहे हैं, उसके बाद हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एकदम क्लियर किया है कि जो SC, ST, OBC के लिए सीटें रिजर्व होगी, उसको कोई डी रिजर्व नहीं कर सकता, क्लियर किया है। Who got
a response from the government during this debate. I thank the minister for it, sir, and I thank you for getting it clarified even as I was speaking, sir. So as long as the news is false, I am very happy, sir. I'm sure that everybody in the country would be very happy with that decision. Sir, also in Tamil Nadu, we have also implemented a scheme where BPL families, these families will be provided with 1,000 rupees per month for bringing them out of their poverty, sir. So when we talk about BPL, the initial criteria for deciding on which family is below poverty line family, it was economic consideration, sir. It said that any person earning less than 27,000 rupees per annum, so which amounts to less than 2,500 rupees per month, these are BPL. But now they have come out with a new system where they call it as multi-dimensional poverty index or whatever. So we don't know what criteria they are using. They are using health, education and stuff like that, sir. Sir, also in Tamil Nadu, we have implemented a scheme where women can travel free by bus. So this will incentivize women where they'll be able to have more savings. This government speaks about farmers' welfare, women's welfare. I feel that bringing targeted policies like this will definitely help these women in empowering themselves and making sure that they are also economically better off, sir. Sir, 2 minutes, sir. Sir, when coming to the micro, small and medium enterprises, sir, there are 6.34 crore MSMEs, sir. Of this, 6.3 crore are micro enterprises, sir, which means that their investment is less than 1 crore. And I request that the government have a separate ministry for this micro industries, sir, because 98% of the MSMEs are only micro industries. And most of these are proprietorship concerns. So this government has given a tax rebate for corporates where they have reduced tax from 30% to 23%, whereas these proprietorships where they are micro industries, they end up still paying 30% when they earn more than 15 lakhs, sir, because they have a turnover of up to 5 crores. Sir, regarding the infrastructure, everybody is talking about infrastructure, but I have to say that India has still got a long way to go when it comes to infrastructure, sir. We need a huge dedicated rail network for cargoes, sir. We don't have that. And the existing infrastructure is so poor that the number of accidents is actually alarming. And I feel that when we are comparing ourselves with the rest of the countries and saying that we are very great, we have to also see that countries like Japan, they have had high-speed rails where not a single incident of any casualty has ever been recorded in the last, say, about 50 years, sir. So when we have to take lessons from those kind of countries to see how best we can improve ourselves, sir. And also inland waterways. The government has a proposal where 6 lakh crores was to be invested in development of inland waterways, the national waterways, sir. Especially in Tamil Nadu and Andhra connecting National Waterways 4. Despite repeatedly asking the Inland Waterways Authority, we have not been able to get any kind of response about whether even a DPR is made available, sir. So I request this government to ensure that inland waterways are also developed. And when it comes to medical colleges, everybody was talking about how all the medical colleges has improved in the last 10 years. I congratulate the government on this. But sadly, in Tamil Nadu, in Madurai, for the last 5 years, this AIIMS college has not been constructed. Other colleges which were announced at the same time have all commissioned and they have started functioning where students are studying, patients are being benefited, sir. But here, the students are being sent to Ramanathapuram Government Medical College. And it is very sad that the first few batches of students are going to be passing out as AIIMS doctors without ever stepping into a AIIMS hospital ever in their life, sir. It is very sad, and I also wonder what happens to the remaining students who are studying in the same college. There are 100 students who are already studying over there, whether they also will be considered as AIIMS students. Sir, regarding the sports, the development of sports in this country, we are very proud to see that more than 100 medals have been won in Paralympic Games and Asian Games and all those events, sir. But if you see the allotment which is being made for the states for the development, 600 crores has been spent on Gujarat, sir. Whereas Haryana, which is the state which has bagged the maximum number of medals, a measly 60 crores is what was given to them. And Tamil Nadu, of course, you know that it would have been much, much lesser than that. So I request that this government identify talent and see how best these states are developing in sports, depending on the number of people who are getting medals, and accordingly allocate funds to ensure that the right things are done, sir. So similarly, the government has had a policy about Kendra Vidyalaya schools, sir. Kendra Vidyalaya schools were at one point in time opened in railway land, but now the railways have come out with land guidelines which makes it impossible for railway lands to be utilized by Kendra Vidyalaya schools. For the last 3 years, I have approached both the railway minister and the
HRD Minister, and I have not been able to resolve this, and I hope that this, through you, that request be placed where in my constituency of North Chennai, Kendriya Vidyalaya School be started, sir. Thank you very much. Thank you. Shri Muhammad Bashir. Sir, thank you very much. Sir, in President's speech, paragraph first itself, in its beginning, says that this new Parliament building will witness to productive dialogue and policies. Okay? Let's hope for the best. But, sir, within my experience about this House, especially in this era, I feel that her dream is not going to be a reality. As far as this government is concerned, they are not for constructive discussion and things like that. See, what is happening, sir? I agree. Parliament is a forum for debate, discussion, and things like that. But this government is not for that. This is the only government which took crooked methods to deceive the elected representatives. It's a very serious thing, sir. Similarly, sir, this is the only government which adopted this kind of hate policies. They hate the critics, they silence the opponents, they even charge criminal cases against them. How bad is that, sir? This great House, we have to witness very sharp criticism. We must have tolerance for that. This 0% tolerance is not at all welcome, sir. What we have witnessed in the past, sir? After independence, I am raising a very, very important point, sir. After independence, this government was the worst government as far as the approach to the minorities are concerned. Kindly excuse me in saying that. With due respect, I am saying that, sir, after 75 years of independence, the minorities, especially Muslims, had series of hellish experience, sir. I am very sorry to say this. India had never witnessed such an anti-minority government. I humbly suggest that the government should correct this mistake. Sir, what was our focus area? Youth power, women power, farmers and poor. Okay, what is the real fact, sir? But in India, how? These categories are neglected like anything. Deprivation level is very, very critically less. Sir, in fact, you are not at all with the poor. You stand for big business houses, industrial magnates like that. Sir, what was the slogan you were loudly saying? Sabka Sat, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayar. But in practice, you are digging ditches for them. It is nothing but some kind of deep exercises. So, sir, another thing I would like to say, sir. You claim that this parliament building is built up during your tenure. Okay, that's good. At the same time, I'm telling you, when we are saying proudly this thing, we have to realize one more thing. Pillars of the democracy, whether it is parliament, executive, judiciary, and the fourth estate, freedom of press. What is happening, sir? Its pillars has been narrowed down. It has been weakened due to your wrong policies. You must have an open mind, sir. Sir, our forefathers, they did marvelous work. 3 years for Constituent Assembly debate. We got a best constitution. Unfortunately, that constitution is now facing challenges. I humbly request that it is to be corrected. After independence, Navabharata Shilpigal, New India's architects, they did a lot of work for us. They made best institutions, classical institutions, national level institutions. Unfortunately, now what is happening? You are spoiling all these things. Sir, now one thing. You are all, now the treasury benches, they are in a, let me say, they are in a very, what is celebratory mode. They say that this Ram Mandir, okay, that is, you are claiming that. But one thing I will tell you, this structure is there. At the same time, sir, we have to realize that another kind of things are going on. What is happening? After this Babri Masjid, Gyan Bapi is now coming. This is a story. This is how cruel that is, sir. This kind of things are taking place.
one thing, you know, recently, one thing also happened. Another mosque near to that is 800 years of mosque. That is Marawali, in here, Delhi only. Sir, what is happening, sir? There also, that is demolished. And we must understand that this kind of incident give a bad name for the entire nation. Our country was that of tolerance. We have to respect that. We have to respect our tradition. So what is this kind of things are going on? Towards the end, sir, I would like to say, this now BJP leaders and their ministers, they are saying that they are going to bring CAA and the other thing, Common Civil Code. I request you, don't play with fire. When you introduced this earlier, there was a lot of pressure, there was a lot of agitation, especially from the budding generation. These things were there. Again, if you bring this kind of thing, you are opening a floodgate. I request you, why should you spoil? A government should be that of kindness. A government should be that of positive kind of things. Unnecessarily, you are spreading this kind of hate and things like that. Sir, one thing I want to tell you, government, we expect what we expect from government. Whether it is Muslims, Hindus or Christians, we are the citizens of this country, sir. We are born and brought up here. Don't take this kind of cruel stand against the citizens of India, especially for the Muslims. I am not advocating for the Muslims. They are also here. They have given tremendous contribution in the freedom struggle. They did a lot of things for the country. Unfortunately, you take some kind of victimization against them. You have to make an end to that. Sir, I would like to say that we really want what we want, peace and cordiality in the country. I hope that the government will dedicate for that. I request the government to correct the mistake. I hope that wisdom will prevail upon the government. Sir, with these few words, I conclude. Thank you very much. धन्यवाद, धन्यवाद। राजेंद्र अग्रवाल जी। जी धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। महामहिम राष्ट्रपति जी के संवेद सदन को दिए गए संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में बोलने का आपने मुझे अवसर दिया। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति जी, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। पहले ही अपने संबोधन में उन्होंने अपनी सरकार का एजेंडा घोषित किया था और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित होगी, मेरी सरकार गांवों किसानों को समर्पित होगी, मेरी सरकार महिलाओं और नौजवानों को समर्पित होगी तथा मेरी सरकार उस प्रत्येक वंचित वर्ग को समर्पित होगी, वंचित व्यक्ति को समर्पित होगी जिसकी आज तक उपेक्षा की गई है। इस प्रकार की बातें माननीय सभापति जी देश पहले भी सुनता आया था। बड़ी बड़ी बात ये लोग कह देते थे। अभी मुझसे पूर्व हमारे एक वक्ता ने जब एक प्रधानमंत्री जी की गरीबी हटाओ वाले विषय की चर्चा की तो बहुत नाराजगी हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जाहिर की, परंतु ऐतिहासिक सत्य है ये। उससे पहले भी इसी प्रकार के थोथे वायदे लोग करते थे और पतली गली से नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग से निकल करके चले जाते थे। वो कोई उनको पकड़ता भी नहीं था। और उसके कारण से देखा जाए तो माननीय सभापति जी संपूर्ण संसदीय व्यवस्था, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक प्रकार का अविश्वास पूरे देश के अंदर निर्मित हो गया था कि जो नेता हैं ये झूठे वायदे करेंगे, झूठे वादे करके सरकार बनाएंगे और फिर निकल जाएंगे। हमारे लिए इनके मन में कोई दर्द नहीं, हमारा काम ये नहीं करेंगे। लेकिन माननीय मोदी जी ने जब ये बात कही उसके बाद से देश का चित्र बदलना शुरू हुआ है। उन्होंने जब ये कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, मेरी सरकार गांवों किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, वंचितों को समर्पित होगी, उसके बाद से निरंतर उस प्रकार की योजनाएं देश के अंदर बनाई जाती रही
उनको लागू किया जाता रहा और उसका लाभ इन वर्गों तक पहुंचता रहा। मैं बहुत विस्तार से उसकी चर्चा नहीं करूंगा, पहले ही वक्ताओं ने उसकी चर्चा की है। यानी जनधन खाते, एक का मैं जरूर उल्लेख करना चाहता हूं। गरीबी हटाओ का नारा लगाने वाली प्रधानमंत्री जी ने नेशनलाइज किया बैंकों को, खाते नहीं खुले, लेकिन गरीब आदमी बैंक के दरवाजे तक पहुंच नहीं सकता था। ये माननीय मोदी जी थे जिन्होंने जिसकी जेब में एक नया पैसा नहीं है उसका भी खाता खुलवाने का काम किया। इंक्लूसिव इकोनॉमी का इससे श्रेष्ठ उदाहरण पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। और परिणाम क्या हुआ? मैंने कहा मैं एक उदाहरण विस्तार से जरूर देना चाहता हूं। 55 करोड़ खाते खुल चुके हैं। 38 लाख करोड़ डीबीटी के अंदर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर उन वर्गों को पहुंच चुका है जिन तक ये पहुंचने की संभावना नहीं रहती थी। खुद एक प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। मैं हिसाब लगा रहा था, यदि उनका शासन होता और यदि ये खाते तब खुल गए होते, संभावना इतनी भी नहीं थी, तो मुश्किल से 5.5 लाख करोड़ पहुंचते और बाकी के लगभग 33 लाख करोड़ इन लोगों के बीच में चले जाते। और मुझको लगता है कि कांग्रेस के लोगों को ये 33 लाख करोड़ गंवाए जाने का बड़ा भारी दुख है, इसलिए वो पता नहीं किस किस प्रकार की यात्राएं कर रहे हैं। हाँ है, नहीं सुन नहीं रहे, यात्रा पर है। यानी इसी प्रकार से आप ये देखें कि चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, मकान बनाने की बात हो, पानी पहुंचाने की बात हो, बिजली पहुंचाने की बात हो, उसके आंकड़े मैं फिर कह रहा हूं, उसको दोहराना नहीं चाहता हूं मैं। यानी 11 करोड़ मकान बनना, 4 करोड़ मकान बनना, 11 करोड़ शौचालय बनना, ये साधारण बात नहीं है। 11 करोड़ घरों के अंदर जल पहुंचना, 10 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शन पहुंचना। मुझे ध्यान है जब माननीय अटल जी की सरकार से पहले की सरकार थी तो गैस के कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लाइन लगती थी, गैस का सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लाइन लगती थी। अटल जी की सरकार आई, लाइन खत्म हो गई, फिर यूपी की सरकार आई, फिर लाइन लगनी शुरू हो गई। ये स्थिति थी, सबको ध्यान होगा इस बात का। तो ये जो परिवर्तन आया है, ये जो काम हुए हैं, उसके कारण से आज सत्ता प्रतिष्ठान के संबंध में देश के सामान्य जन के मन के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है। उसको लगता है मोदी जी कुछ कहते हैं तो वो मोदी की दीवी वो गारंटी है, वो गारंटी जरूर पूरी होगी। और किस कठोर परिश्रम के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन कामों को पूरा किया है। पिछले 10 वर्षों के अंदर एक दिन तो माननीय सभापति जी ज्यादा होता है, चौथाई दिन का अवकाश भी हमारे प्रधानमंत्री ने लिया नहीं है। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, सत्ता ये उपभोग का विषय नहीं है, सत्ता ये सेवा का माध्यम है। और उस नाते उन्होंने अखंड सेवा पिछले 10 वर्षों के अंदर की है। और इसी कारण से उनकी जो गारंटी की जो छवि है, गारंटी, पक्की गारंटी की जो छवि है, आज देश के अंदर बनी है। माननीय सभापति जी, माननीय मोदी जी की सरकार के लिए, हमारे लिए जो विकास है ये कभी भी वोट का विषय नहीं रहा है। जो वर्ग, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये शायद भाजपा को वोट नहीं देते हैं या कम वोट देते हैं, हमने उस आधार पर कभी भी, चाहे क्षेत्र हो और चाहे वो जातियां हो और चाहे वो धार्मिक ग्रुप हो, हमने कभी भेद नहीं किया। आकांक्षी जिले, मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, आकांक्षी जिले ये वोट बैंक का हिसाब नहीं था उसके अंदर। जो देश भर के अंदर पिछड़े हुए जिले रह गए हैं विकास की यात्रा में, उन तक भी विकास समान रूप से पहुंचे, इसकी योजना माननीय मोदी ने बनाई। उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश है, उसकी रक्षा की दृष्टि से, उसके विकास की दृष्टि से वोट का हिसाब रख करके नहीं, देश के अंदर उसके एकात्मता के भाव को सुदृढ़ करने के लिए वहां के विकास की आवश्यकता थी। और माननीय मोदी जी ने उस विषय को पूरे दमखम के साथ, पूरे विस्तार के साथ, पूरे डिटेल्ड योजना के साथ उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। हमारे लिए विकास हमारी आस्था का विषय है और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस प्रकार की बात लेकर के हम लोग चले हैं। मोदी जी की जो गारंटी है
माननीय सभापति जी, ये केवल देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर भी इसकी मान्यता है। कितने देशों के अंदर हमारे नागरिक फंस गए थे, इराक के अंदर फंसे, कतर के अंदर फंसे, यमन के अंदर फंसे। एक एक नागरिक को सुरक्षित वहां से निकालने का काम यदि किसी ने किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। और यूक्रेन और रूस का ये तो विषय भी ताजा ही ताजा है। तिरंगे की छाया के अंदर युद्ध विराम करा करके अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस निकालना, ये माननीय मोदी जी की गारंटी का हिस्सा था। और उसमें हमारे जो पड़ोसी देश है उसके भी नागरिक निकल करके आए। तो मोदी जी की जो गारंटी है, ये सब तरफ उसका प्रभाव है। अभी आपको स्मरण होगा, 41 हमारे मजदूर श्रमिक उत्तराखंड के अंदर सुरंग के अंदर फंस गए थे। कई दिन लगे उनको निकालने के अंदर, लेकिन एक क्षण भी माननीय मोदी जी की दृष्टि से उनकी चिंता वो दूर नहीं हुई। और मुझे कई बार तो लगता है, उस वक्त के जो वक्तव्य उनको आप भी याद करेंगे, तो कई बार तो मुझे लगता था कि हमारे विपक्ष के कुछ नेता, कुछ लोग ये चाहते थे कि कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए कि हम कुछ आलोचना करने हमको मौका मिल जाए। लेकिन 41 के 41 मजदूर श्रमिक सकुशल वहां से बाहर आए, ये मोदी जी की गारंटी का प्रभाव था। और जब वहां से निकले तो उन्होंने कहा, हमें भरोसा था, हम कठिनाई के अंदर थे, परंतु हमें भरोसा था कि मोदी जी हैं तो जरूर हम सुरक्षित अपने घरों को पहुंच जाएंगे, हमें यह विश्वास है। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कुछ बातें कही हैं और भी कांग्रेस भी लगभग उन्हीं बातों को कहती रहती है सांप्रदायिकता को लेकर के। मैं माननीय सभापति जी कुछ क्षण इस विषय पर जरूर कहना चाहूंगा। देश की राजनीति के अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान भ्रष्टाचार को लेकर के है। प्रथम प्रधानमंत्री के समय से ही भ्रष्टाचार के मसले आते रहे और उनके अंदर वृद्धि ही होती रही। यूपीए के 2 टर्म के कार्यकाल के अंदर 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, ये सारा देश जानता है। अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी थी, देश के अंदर जो है एक प्रकार की निराशा व्याप्त हो गई थी। लेकिन उसके अलावा वोट बैंक की राजनीति का जो विषय है, ये कांग्रेस की बहुत ही घातक देन इस देश को है। यानी किसी भी प्रकार से सांप्रदायिकता का आंचल इस कारण से उन्होंने ऐसा पकड़ा, जिसकी वजह से सारे के सारे देश के अंदर एक मन बटे हैं, समाज बटे हैं, देश बटा है, ये स्थिति यहां पर आई है। मैं एक सवाल यहां जरूर, ये संसद है, सबसे बड़ा हमारा ये विचार विमर्श का स्थान है। मैं माननीय सभापति जी, हमारे बहुत पूज्य गुरु, सबके सम्मानित, सबके श्रद्धा के केंद्र गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर उनका शिरच्छेद कर दिया जाता है, इस कारण से कि वो एक धर्म विशेष को स्वीकार नहीं करते। हमारे 2 साहिबजादों को जरा कोई कल्पना करे, ईंट दर ईंट लगा करके, और ये कहते हुए इस्लाम स्वीकार करोगे, वो नहीं करते। उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाता है। दुनिया के इतिहास में घटना कहीं नहीं होगी। मेरा निवेदन यह है कि जिन्होंने किया उन्होंने किया, लेकिन उन लोगों को महिमा मंडित करने का काम यदि कोई दल, यदि कोई व्यक्ति करता है, तो वो सांप्रदायिक है, वो किसी भी प्रकार से सर्वधर्म संभाव का पोषक नहीं है। राम मंदिर का विषय आया, राम मंदिर का विषय सुलझ सकता था, राम आस्था का विषय है, लेकिन बहुसंख्यक समाज की आस्था का विचार न करते हुए केवल कानूनी झंझटों में उसको फंसाए रखना, यह इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति का दामन पकड़ रखा था। अब मैं उसको विस्तार से कहने की कोई समय भी नहीं है, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री जी के समय से जिस प्रकार का रुख उसके प्रति किया गया, वो सारा का सारा देश जानता है। मैं खुद आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। आप देखें, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय सांप्रदायिकता का यदि कोई है वोट बैंक की राजनीति के कारण से, तो कांग्रेस है, और वहीं से सब लोगों ने सीखा है। उस वक्त के रेल मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े यशस्वी रेल मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी रहे बिहार प्रांत के। उन्होंने एक यूसी बनर्जी के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, और उसने गोधरा में जो ट्रेन चला दी गई थी,
उसमें निष्कर्ष निकाला कि अंदर स्टोव से आग लग गई थी, उस पर कोई हमला नहीं हुआ था। यानी इस प्रकार की मनोवृत्ति थी। और आपको ध्यान होगा, आप बहुत हमारे विद्वान सांसद हैं, सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं। एक यूपीए के समय में एक बिल लेकर के आए थे ये लोग, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस। अब मैं उस बिल का, यानी इस प्रकार का वो बिल के अंदर प्रावधान था कि यदि कहीं अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग में कोई विवाद हो जाए और वो कंप्लेंट कर दे अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति, तो ये बहुसंख्यक वर्ग की जिम्मेदारी है कि अपने को निरपराध घोषित करे, उसका सारा खर्चा उसी को वहन करना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। वोट बैंक की राजनीति के कारण से इस प्रकार के जो विषैले तत्व हैं ये देश की राजनीति के अंदर आए। और मैं ऐसा समझता हूं कि यदि हमको देश के अंदर सर्वधर्म समभाव को सही मायनों में स्थापित करना है, तो सेक्युलरिज्म की ये जो मिथ्या परिभाषा है, सेक्युलरिज्म की जो विभाजक परिभाषा है, इससे अपने को मुक्ति पानी पड़ेगी और हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। राम मंदिर का निर्माण हुआ है और राम इस दृष्टि से हमारे आदर्श हैं, राम हमारे मार्गदर्शक हैं। राम जब वाल्मीकि भगवान को कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, या फिर जब तुलसीदास जी कहते हैं सीए राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ये दोनों बातें सबको साथ लेकर के, हमारे देश की जो विविधता है उसको साथ लेकर के आगे चलने का रास्ता हमें दिखाती है, जो हमारा राम का मार्ग है और ये इस देश का मार्ग है। हम सबको साथ लेकर के चले। किसी ने कोई गलती की होगी पर हमारे सबके पुरखे समान हैं। हम विविधताओं को समझें, विविधताओं का सम्मान करें, परंतु जो हमारे अंदर एक सूत्रता है उसको भी हम आगे लेकर के जाएं, तभी हम एक समर्थ देश का निर्माण कर सकेंगे, जिसका माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निर्माण हो रहा है। विरासत पर गौरव भी हो, प्रगति भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो, गरीब, किसान, महिला, युवा, ये जो चारों वर्ग हैं जिसमें सब लोग आ जाते हैं, इनकी उन्नति हो, इनके माध्यम से देश आगे बढ़े, विकसित संकल्प भारत का जो संकल्प है वो पूरा हो। ये वास्तव में माननीय मोदी जी का सपना है, जिसको बराबर निरंतर आग्रहपूर्वक पूरा किया जाता रहा है। एक बात का मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा माननीय सभापति जी, नमो भारत ट्रेन का उल्लेख हुआ है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि नमो भारत ट्रेन जो देश की पहली वैसी ट्रेन है वो दिल्ली से मेरठ के बीच की है। मैं इसके लिए विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। बाकी किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ मेरठ को लेकर के, वो हाईवे, वही मैं बता रहा हूं मैं जी। प्रथम जो मेरा कार्यकाल यहाँ का था, जब पहली बार मैं संसद में आया, माननीय सभापति जी, मैं 2-3 मिनट और लूंगा बस, मैं 2009 में आया और मैं बराबर मेरठ से दिल्ली की कनेक्टिविटी की बात करता रहता था, हाईवे की बात करता रहता था। अंत में 2013 के सितंबर में, रिकॉर्ड है ये, एक स्टेटमेंट आया कि कुछ प्रायोरिटी की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकृत की, स्वयं स्वीकृत की हैं, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और वो जो है पूरी की जाएंगी। उसमें मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे भी था। मैंने संसद के अंदर उनका धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये जो घोषणा है चुनावी घोषणा नहीं होगी, और मैं मानता हूं कि अगले चुनाव तक, 2014 के चुनाव तक ये पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका शिलान्यास जरूर हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे तब मिला जब माननीय मोदी जी की सरकार आई और आज मेरठ के चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं, बन चुके हैं, बन रहे हैं और नई ये ट्रेन भी बन रही है। तो ये जो स्थिति है, ये वास्तव में विकसित भारत का जो चित्र है वो पूरे देश में दिखाई देता ही है, मेरठ के अंदर भी दिखाई देता है। मैं कोई और अधिक समय नहीं लूंगा, आपका भी इशारा कुछ कुछ हो रहा है कि अपनी मैं बात खत्म करूं। मैं एक छोटी सी हमारे आदरणीय, हाँ कुछ आप कहते रहते हैं, कुछ मैं कविता वगैरह जरूर बोल दूं मैं, है जी। मैं आपको कुछ इशारा तो नहीं किया, बस स्माइल विकसित भारत अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने जोश से विकसित भारत का जो संकल्प है मैं उसको कुछ लाइनों से व्यक्त कर रहा हूं मैं। 10 दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं, उमड़ घुमड़ कर हर धरती को नंदन वंशा सरसाएं। यह मत समझो, ये जरा विशेष रूप से मेरे विपक्षी मित्रों के लिए भी है, यह मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे, दानव ताकि बेल विशैली कहीं नहीं छाने देंगे, जहां कहीं लू झुलसाती अमृत रिमझिम बरसाएं, 10 दिशाओं में जाएं।
मैं समझता हूं कि अमृत काल में इस अमृत को बरसाने का हमारा संकल्प है। 2047 तक सब प्रकार से विकसित, आत्मनिर्भर, समर्थ भारत बनाने का हमारा संकल्प है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प पूरा होगा। तीसरी बार पुनः वो प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में हम इस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। नाउ डीन कुरियाकोस। Sir, first of all, I would say the most unfortunate thing is Honorable President's address became a political statement, and it is glorifying the anti-people policies which were adopted by two governments, 2014 and 2019. Sir, actually the realities are very much different from the speech. Sir, the common people, the farmers, the workers, the students, the youths, the all people of this country is suffering very much from the anti-people policies of this government. Whatever promises they have done in the time of elections in 2014 and 2019, they are deviating now. They already deviated too many things. I can point out too many cases here. Sir, what is the petrol and diesel price now? It cost 100 rupees. At the time of UPA regime, they claimed, they promised they will reduce the price of petrol and diesel below 50 rupees. But now they are blaming against the international marketing price. At the time of UPA, they said it is a fault of Manmohan Singh government. But now they are not having any genuine answer, and they are saying that it is depending upon international market price. It is the main, violation of the promise of this government, sir. Sir, in the case of doubling up policy, sir, what happened to the farmers? Is this government is willing to address the people in the coming election 2024 with doubling up policy? It's became a joke now. Sir, in the case of job creation, this government promised 2 crores jobs per year. According to that data, that figure, it would have been crossed 20 crores of jobs per year. But not been, we can see, any kind of job creation by this government. It is a violation of their promise. Sir, in the case of scholarships, previous UPA government initiated too many scholarships for students. In the case of merit and means scholarship, pre-matric scholarship, special scholarships for minority communities, including the Maulana Azad scholarship. Wherever the scholarships have been announced by the central government, this government might reduce or remove from the scenario. This is happening nowadays. Sir, in the case of minority community of this country, sir, especially the anti-Christian attacks is increasing day by day. We have an experience of Manipur. What happened there? Honorable Prime Minister having no comment on Manipur issue. More than 250 or above 300 churches have been destroyed. Not been stopped the violence of Manipur. And in another states also, in the last month in Madhya Pradesh, one parish priest, he is a Malayali, his name is Father Anil John, been arrested and remanded to jail, and he had charged the communal conversion laws. That means that they are using as a weapon against the Christian community of this country. It is a very sad thing, and it is most unfortunate thing, sir. In all the countries wherever BJP is ruling, anti-Christian attack, it is increasing day by day. And in Kerala also, they are trying to pleasing the Christian community. That is another thing we are facing politically. Sir, in the case of another matter, I would demand here, the Dalit Christian community from our states, they are demanding the reservation. They are deserving that. Many of the marginalized community being protected by reservation policy of this government, and the earlier government, previous government, UPA government also protected so many communities, marginalized communities by reservation announcements, amendments of our constitution. But even now, the Christian minority, Dalit Christian community not addressed or not taken by their demand. So I demand the Dalit Christian community's reservation should be adopted by this government. So I'm coming to another point. The success stories of every government depends upon the commitment and the hard work of the employees, especially the workers like Anganwadi workers, helpers, ASHA workers, and Narega workers. And yesterday's budget also not been mentioned
anything about our Anganwadi workers and ASHA workers. So I demand here, they should recognize, they should get enough wages, at least 25,000 rupees per month. They have to, because they are having the eligibility, they are doing much more than any other community to the nation. So their communities, ASHA workers, Anganwadi workers, helpers, teachers, and Narega workers, they should be recognized, sir. That is our main demand. Sir, I urge upon this government, in the case of another matter that is related with human-animal conflict. Sir, this government passed the amendment laws of Wildlife Protection Act. But I would like to say, is there any effect of that amendment act? Whether the farmer community or the common man is protected by this Wildlife Amendment Act? No, nothing is happening everywhere. Nothing is happening in our country. Sir, in Kerala, we are facing a crucial situation every day. In daytime, the cruel wild animals is coming out from the forest and attacking the people. In my constituency, Idukki, in the last 10 years, I witnessed around 100 people have been killed or died by wild elephant attack. Last month, 2 laborers, poor laborers, have been died by wild elephant attack. Sir, there is no remedy. So my demand here, we have to adopt the policies wherever in successive manner adopted or implemented in foreign countries, we have to implement here. The vermin list already excluded by the this government. That is most unfortunate. I am demanding here, it should be reintroduced, the vermin list. We have to capture the vermin animals. Son, there is no option. And another thing, we have to adopt the culling policy for resisting the birth rate of the cruel animals, including tiger, bear, and other wild animals. They are passing through the villages and townships of all over Kerala. We are witnessing nowadays. It is the most unfortunate thing. Sir, in the case of another thing, the promises made by this government in the in development sector to Kerala, Ankamali Shabari Railway, that was the promise of Vajpayee government, but not been fulfilled. The responsibility mainly vested upon the central government, as well as in the state government also. They are not at all responding. Whatever this central government is demanding to state government is not responding. Earlier they have committed 50% share. That agreement is there. But central government again asking the 50% share for Angamali Shabari Railway. Yesterday's budget also, the 100 crore rupees allotted, not been utilized last 1 year, and again announced, and again asking the 50% share from state government. But state government is not at all responding. Both the governments not been fulfilling their commitments to the people of Kerala, sir. Sir, in the case of national highway development, so many works are going on. But in the case of 12 national highway upgradation from the state of Kerala, kept in pending, not been giving the final sanction. The previous government, the first BJP government, given the in-principle approval for 12 cases. In my constituency also, Vijayapuram Unigal Road is there. We are demanding for the final sanction, but not at all getting the approval of the Ministry of Road Transport. But that is the unfortunate thing, sir. Sir, I am concluding. Wherever the promises given by this government, they are deviating. They are making another goalpost. That is the most unfortunate thing the country is witnessing now. We are watching that. That's why the President's address became a political statement. Thus, these words, I am concluding my speech. Thank you, sir. Shri Tejasvi Surya ji. धन्यवाद स्पीकर सर, आपने इस मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस के ऊपर बोलने के लिए मौका दिए। स्पीकर साहब, just when I am about to complete 5 years as a first-time member of Parliament, I go back to reflecting the days late 2013, late 2014, when for the very first time, many young people
of my age then took to the streets in various protest places across the country in the Anna Hazare led protests. देश में एक प्रकार का निराशा का माहौल था। रोज अखबार में बड़े बड़े स्कैंडल्स के, करप्शन स्कैम्स के रोज न्यूज़ आते थे। दिल्ली हो या मुंबई हो, अखबारों में रोज हम टेररिस्ट अटैक्स के बारे में देखते थे, पढ़ते थे। निर्भया के जो घोर रेप एपिसोड हुआ था, दैट हैड ऑल्सो शेकन द कॉन्शियंस ऑफ द नेशन। एक प्रकार के सरकार के प्रति और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति ही एक विश्वासहीनता देश में एक पैदा हुआ था। और उस प्रकार के एक निराशा के माहौल में नरेंद्र मोदी जी जैसे एक रे ऑफ होप देश को मिला और मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों नौजवान अपने पूरे ताकत मोदी जी के पीछे लगाकर 2014 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को हमने लेकर आए। और आज पिछले 10 साल के जो व्यवस्था है, पिछले 10 साल के जो परिवर्तन हुआ है, उसका जब एक अवलोकन हम करते हैं, मुझे लगता है कि जो पिछले 10 साल है वो ये देश के स्वर्णिम 10 साल में अत्यंत अग्रणी स्थान पर ये 10 साल गिन जाता है। The last 10 years have been the most transformative 10 years, the decade of transformation in the country's political history. And the kind of paradigm shift that the country's politics, the country's society, the country's economy has seen and witnessed in the last 10 years is historic in every sense. Which is why, Speaker Sir, I feel that whenever the history of this government's and the Prime Minister's legacy will be written, India's political history can be divided into two broad parts: before Modi and after Modi. मोदी से पहले का भारत और मोदी के बाद के भारत, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव देश में पिछले 10 साल में हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ 3-4 बड़े बड़े जो ऐसे चेंजेस हैं, परिवर्तन देश में आया है, उसका ही जिक्र मैं आज के भाषण में करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पहला जो चेंज है वो तो यह है कि देश के जो ओवरऑल माहौल था वो डेस्पोंडेंसी में था, पूरा एक निराशा का माहौल था। और आज देश ऑप्टिमिज्म के साथ, होप के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उभर कर चुका है। एवरी डे वी सी एंड हियर ऑफ न्यू अचीवमेंट्स ऑफ द कंट्री, whether it is the achievement in Chandrayaan, whether it is our unprecedented medal tally in the Asian Games, whether it is our achievement in aerospace, whether it is the achievements of our startups. Every single day, we are hearing stories of achievements and success, and despondency has given way to hope and optimism. मोदी से पहले निराशा था, मोदी के बाद आशा है. This is the change that Narendra Modi ji has brought to the country in the last 10 years. अध्यक्ष जी, इससे पहले भी देश में कई सारे सरकारें थे, सरकारें आए, सरकारें गए, पर जो देश के बड़े बड़े समस्याएं थे उसका समाधान नहीं हुआ था. क्योंकि जो पॉलिटिकल कल्चर था देश में वो ये था कि जो भी समस्याएं थे उसको समाधान ढूंढने के बजाय वो समस्याओं को पोस्टपोन करने का जो प्रक्रिया था वही ज्यादा सरकार ने किए थे. मैक्सिमम efforts of the governments earlier were to postpone the problems and not to resolve the problems. But one of the characteristic feature of the Narendra Modi government is that this is not a government that has shied away from resolving decades and centuries old problems. This is a government that does not believe in postponing problems, but this is a government that believes in resolving problems. This is the defining character of the Narendra Modi government. Multiple examples. For almost 70 years, the country waited
for a decisive action on Kashmir, on Article 370. But multiple governments that came took no action, and the country was literally bleeding by 1,000 cuts. पर जो 70 साल से नहीं हुआ था, उसको इसी सरकार ने इसी टर्म में आर्टिकल 370 को दुरुस्त करके 70 साल के समस्या को हमने समाधान दिया। लगभग 40 साल से अधिक समय से अपने करोड़ों करोड़ों जवानों ने ओआरओपी का हक मांग रहा था, बट ओआरओपी का समस्या भी ऐसे ही पोस्टपोन होते जा रहा था। 40 साल के समस्या को भी ओआरओपी का समाधान नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, अपने सरकार ने किया है। कारगिल युद्ध के समय के बाद से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने का मांग देश में था। लगभग 20 साल से यह मांग भी पोस्टपोन होते जा रहा था। सरकारें आई, सरकारें चली, बट इंडिया's डिमांड ऑफ अ strong, coordinated chief of defense staff and creation of this institution was not met. But इसका भी समाधान नरेंद्र मोदी के सरकार में हुआ, और आज मल्टीपल थिएटर्स में, मल्टीपल फ्रंट्स में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ, if India can answer the external efforts and attacks, it is because we created the institution of the chief of defense staff. कई सारे जो नॉर्थ ईस्ट के समस्याएं थे, वो नागा अकॉर्ड हो, बोडो के इश्यू हो, मिजोरम के इश्यू हो, मणिपुर के इश्यू हो, बांग्लादेश से जुड़े हुए लैंड एग्रीमेंट हो, ये सभी इश्यू 70 साल से पेंडिंग था। आज नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम अपने प्रदेशों में आज शांति के व्यवस्था आज हो चुके हैं, तो इसका समाधान भी नरेंद्र मोदी के सरकार के समय में हुआ है। इतना ही नहीं अध्यक्ष, ये तो 50 साल, 70 साल, 40 साल का समस्या था। 500 साल से देश के समाज, देश के हिंदू समाज, भारतीय समाज अयोध्या के राम मंदिर इश्यू को सॉल्व करने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए वो प्रतीक्षा में थे। और ये कहते हुए गर्व है कि हम सब के वोट के वजह से जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार सत्ता में आई, इस सरकार के प्रयासों से 500 साल के जो अपने प्रतीक्षा थे वो भी समाप्त हो गए और भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन गए। सो दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग गवर्नमेंट। सो मोदी जी आने से पहले समस्या थी और मोदी के बाद समाधान है। ये बिफोर मोदी और आफ्टर मोदी के फर्क है। अध्यक्ष जी, इस सरकार के सबसे बड़ा जो उपलब्धि है, one of the biggest achievements of this government is the fact that we have lifted 25 crore people out of poverty. और अध्यक्ष जी, ये जो अचीवमेंट है, इसका ह्यूमन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो पता चलता है कि ना यूरोप में, ना चीन में, ना यूनाइटेड स्टेट्स में इतने बड़े आबादी को इतने कम समय में गरीबी से बाहर ले आने का काम विश्व के इतिहास में नहीं हुआ है। पहली बार जो हुआ है वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हुआ है। और मेरे से पहले जो राजेंद्र अग्रवाल जी बात कर रहे थे, स्पीकर साहब बात कर रहे थे, आपने बहुत एक महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। अध्यक्ष जी, अपने सरकार आने से पहले तक देश के मैक्सिमम परसेंटेज पॉपुलेशन के पास एक बैंक अकाउंट तक नहीं था। और जब देश के जनता के पास एक बैंक अकाउंट भी नहीं होता है तो वो गरीबी से बाहर कैसे आ सकता है? देश के फॉर्मल इकोनॉमी से कैसे वो जुड़ पाता है? और पिछले 10 साल में हम 50 करोड़ से अधिक गरीबों को बैंक अकाउंट से जोड़कर हम फॉर्मल इकोनॉमी के माध्यम से उनको भलाई करने का, गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किया।
And when somebody gets connected to the banking system, Adhyaksh ji, it is very natural that they get introduced to a lot of other formal products. देश में इंश्योरेंस का जो कवरेज था, परकोलेशन जो था, वो अत्यंत कम था। पर ये जनधन अकाउंट में लगभग 50 करोड़ जनता जुड़ने के बाद इंश्योरेंस का भी कवरेज देश में ज्यादा हो चुका है। वो आयुष्मान भारत हो सकता है, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो सकता है, या 20 रुपए में जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रधानमंत्री जी के मिल रहा है वो हो सकता है। ऐसे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को देश के एलीट वर्ग टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, ऐसे कई सारे इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को पहली बार देश के गरीब तक पहुंचाने का काम अपने सरकार ने किए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं। अध्यक्ष जी, अपने पहले टर्म में जो पिछले 75 साल के 70 साल के जो कमियां थी उसको हम सुधार किए। मोदी जी के सेकेंड टर्म में आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, या आज ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए ड्राफ्ट प्रपोजल भी हमने पेश किए हैं। ऐसे जो अपने कोर आइडियोलॉजिकल एजेंडा थे उसका भी काम करने का काम दूसरे टर्म में हमने किया। और आने वाले दिनों में और मोदी जी के तीसरे टर्म में विकसित भारत का फाउंडेशन जो है और एस्पिरेशनल ड्रीम्स को फुलफिल करने का काम भी इस सरकार ने करेगा। दिस इज द मैसिव चेंज दैट द कंट्रीज पॉलिटी हैज सीन इन द लास्ट 10 years। इसलिए देश के युवा कह रहे हैं, मोदी से पहले देश में गरीबी था, मोदी के बाद देश में समृद्धि है। बिफोर मोदी देयर वाज पॉवर्टी, आफ्टर मोदी देयर इज प्रॉस्पेरिटी। दिस इज द चेंज द मोदी गवर्नमेंट हैज सीन इन द लास्ट 10 years। अध्यक्ष जी, ये गरीब कल्याण रेवड़ी बांटने से नहीं हुआ है। ये गरीब कल्याण गरीबों को सरकार के ऊपर परावलंबित करने से नहीं हुआ है, पर मोदी जी देश के गरीबों को आत्मनिर्भर करने का, स्वावलंबन करने का एक नया तरीके के साथ मोदी जी ने काम किए। मैं आपको अध्यक्ष जी एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश का भी ध्यान इस विषय पे आकर्षित करना चाहता हूं। ये क्या है मोदी जी के विजन, मोदी सरकार के इकोनॉमिक अप्रोच और बाकी पार्टियों के अप्रोच में फर्क क्या है? इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो नए स्कीम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मोदी जी ने लॉन्च की है। यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम देखे हैं अध्यक्ष जी, पिछले 2-3 जनरल स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी से लेकर